गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है जैव विकास। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जैव विकास होता क्या है। तो देखो जब स्टार्टिंग में पृथ्वी की शुरुआत हुई थी या फिर जब पृथ्वी का जो वातावरण है वो रहने लायक मतलब किसी भी जीव के जीवित रहने लायक बन गया था, तो उस टाइम क्या था कि जो सबसे पहले जीव निर्मित हुए वो क्या था, मतलब एक कोश के जीव थे और क्या था, बहुत ही सरल प्रकार के जीव थे। मतलब उन जीवों में उनकी जो भी अकार्यकी थी या जो भी उनकी कार्य की थी, बाकी मतलब उनके शरीर के द्वारा जो भी रचनाएं की जाती थी, नहीं मतलब जो भी तंत्र वगैरह थे, ठीक है, जो भी कार्य किए जाते थे, तो वो क्या है, वो सब बहुत ही सरल प्रकार के होते थे। ठीक है, उनकी जो शरीर की संरचना है वो भी बहुत ही सरल प्रकार की होती थी। मतलब किसी भी प्रकार के कोई जटिल ऊतक या जटिल तंत्र उन जीवों के शरीर में नहीं पाए जाते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब जो पृथ्वी का वातावरण है वो और ज्यादा जीवों के प्रति अनुकूलित हो गया, तो क्या है, धीरे धीरे इन्हीं जीवों से मतलब सरल संरचना और जो एक कोश के जीव थे उनसे आगे चलकर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब जटिल शरीर की जटिल संरचना वाले जीवों का निर्माण होने लगा। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव बनने लगे। ठीक है, तो जैव विकास की परिभाषा क्या होगी कि प्रत्येक वर्तमान जीव जाति का विकास किसी न किसी अपेक्षाकृत निम्न कोटि पूर्वज जाति से हुआ है। तो इस प्रकार जो पहले के प्रारंभिक निम्न कोटि के या फिर जो सरल प्रकार के या जो एक कोश के जीव थे उनसे क्या है, धीरे धीरे उनके कर्मिक विकास द्वारा, ठीक है, और उनमें कर्मिक परिवर्तनों द्वारा क्या हुआ, ज्यादातर जो जटिल जीव हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो जैव विकास किसको बोलेंगे कि निम्न कोटि के जीवों के कर्मिक विकास द्वारा उच्च कोटि के जीवों का निर्माण। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे जैव विकास। तो देखो जो जैव विकास शब्द था वो किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, जैव विकास शब्द दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो पहले क्या था कि मतलब जो ये जैव विकास की संकल्पना है या फिर जो ये जैव विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसी ने माना नहीं था। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, धीरे धीरे आगे और वैज्ञानिक आए और उन्होंने और आगे खोज की, तो क्या हुआ, 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, वेलेस और ह्यूगो डी ब्रिज। तो उन्होंने क्या किया, आगे आगे और प्रयोग किए, जो जटिल जीव थे उन पे या फिर जो कर्मिक विकास हो रहा था उन पे उन्होंने प्रयोग किए, और 19वीं सदी में उन्होंने क्या किया, जो हमारा जैव विकास सिद्धांत है उसके प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए। ठीक है, तो जैव विकास के प्रमाण देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, वेलेस और ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैव विकास सिद्धांत के प्रमाण दिए कि सरल जीवों से बाद में जटिल जीवों का विकास कैसे हुआ, और धीरे धीरे मतलब सरल जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ है और ये विकास फिर कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो जैव विकास सिद्धांत है हमारा, उसकी विशेषताएं। तो देखो सबसे पहले विशेषता तो ये है कि जो सबसे पहले जीव निर्मित हुए या जो सबसे पहले जो जीव आए थे वो क्या थे, एक कोशिकीय प्रकार के थे और मतलब सरल जीव थे। उनकी जो संरचना थी, उनकी जो शारीरिकी थी वो क्या है, बहुत ही सरल प्रकार की थी, और उनसे ही आगे क्या है, धीरे धीरे नए जीवों का निर्माण हुआ। अगली विशेषता है जो वातावरणीय दशाएं हैं वो क्या होती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर गर्मी चल रही है तो हमेशा ही गर्मी नहीं रहेगी, वो मौसम बदलेगा। ठीक है, उसमें परिवर्तन आएगा तो क्या है, धीरे धीरे सर्दियाँ आएगी। और अगर मतलब स्प्रिंग है या फिर मतलब मान लो बसंत ऋतु है, तो वो क्या है, हमेशा बसंत ऋतु नहीं रह सकती, धीरे धीरे क्या है वो ऋतु चली जाएगी और पतझड़ भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी वातावरणीय दशाएं हैं, जैसे अगर वातावरण में ज्यादा गर्मी है या ज्यादा सर्दी है या कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, तो वो सारी क्या होती है, वातावरणीय दशाएं होती है। और ये जो वातावरणीय दशाएं है वो क्या हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा बदलती रहती है। कभी गर्मी होगी तो कभी सर्दी होगी, कभी बसंत ऋतु है तो कभी पतझड़ होगी। ठीक है, कभी ज्यादा वर्षा हो जाएगी, कभी कम वर्षा हो जाएगी। तो ये सब क्या है, वातावरणीय दशाएं हैं जो समय के साथ साथ हमेशा बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगली विशेषता जैव विकास सिद्धांत की अनुकूल परिवर्तन।
अब जब वातावरण ही एक जैसा नहीं रहता है तो उस वातावरण में जो जीव रहेंगे वो भी क्या है, एक समान नहीं होंगे। मतलब अगर वातावरण चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि उस वातावरण में जो जीव रह रहे हैं उनको उस चेंज हुए वातावरण के अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ विशेषताएं या फिर जो कुछ अनुकूलन है वो उनको विकसित करने पड़ेंगे, ताकि क्या हो कि अगर वातावरण चेंज हुआ तो वो उस दूसरे वातावरण में भी क्या है, जीवित रह सके, ठीक है। इसीलिए क्या है, जो वातावरण हमेशा बदलता रहता है उस वातावरण में रहने वाले जो जीव है उनमें भी क्या है, अनुकूल परिवर्तन होते रहने चाहिए। मतलब कि उनमें भी क्या है, जैसे जैसे वातावरण में दशाएं बदलती है तो जैसे जैसे दशाएं बदलेगी उसके अनुसार उसकी बॉडी में भी क्या है, कुछ चेंजेस होने चाहिए या फिर उनमें अनुकूलन विकसित होने चाहिए, जिससे क्या है वो हर एक प्रकार की दशाओं में जीवित रह सके, ठीक है। अगला, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया। तो जो जैव विकास की प्रक्रिया है वो क्या बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और धीमी प्रक्रिया है। मतलब कि जो स्टार्टिंग में सरल प्रकार के जीव थे वो क्या है, बाद में जो जटिल प्रकार के जीव बने उनको नहीं देख सकते हैं। मतलब कि जो एक प्रकार की जाति थी वो दूसरे प्रकार की जाति को देखने के लिए जीवित ही नहीं बचती है। तो जो जैव विकास की प्रक्रिया क्या है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, ये लाखों या फिर मतलब करोड़ों वर्ष में जाके पूरी होती है, एक जाति से दूसरी जाति विकसित होती है, ठीक है। या फिर एक जीव से उससे ज्यादा विकसित लक्षणों वाले दूसरे जीव विकसित होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी वो क्या है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये जैव विकास की विशेषता होगी सारी की सारी। अब जो जैव विकास के, अब हम आगे बढ़ते हैं जैव विकास के प्रमाण। मतलब कि जो जैव विकास का सिद्धांत था उसको सच साबित करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या है, अलग अलग प्रमाण दिए। तो वो प्रमाण कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्गीकी, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। वर्गीकी में क्या है कि अलग अलग जीवों को या फिर उन जीवों में जो लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों के आधार पर जीवों को क्या है, अलग अलग जातियों में बांटा गया है या फिर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये हो गया वर्गीय के आधार पर। मतलब जो सबसे पहले जीव आए या जो सबसे छोटे जीव है उनको क्या है, एक जाति के अंदर रखा गया। उसके बाद जैसे धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ तो क्या है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो ये हो गया वर्गीकी। दूसरा है उनकी आकारिकी और तुलनात्मक शरीर रचना। अब देखो जो स्टार्टिंग में जीव, मतलब कि जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो जीव पाए जाते थे वो जीव अब नहीं पाए जाते हैं। तो जब धीरे धीरे विकास होता है तो क्या होता है कि जो जीवों की शारीरिक संरचना है उसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। या फिर जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होता है वैसे वैसे क्या होता है कि जीवों को अपने शरीर के अंदर क्या है, अनुकूलन स्थापित करने पड़ते हैं, जिसके कारण वो उस परिस्थिति में जीवित रह सके, ठीक है। तो जो अलग अलग जीव होंगे उनकी आकारिकी भी अलग अलग होगी और उनका जो शरीर की संरचना है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। उनके शरीर के अंदर जो अंग पाए जाएंगे उनकी संरचना भी क्या है, सरल से जटिल प्रकार की होती जाएगी धीरे धीरे। या जितने भी प्रकार के जीव है उन सबकी जो संरचना होगी, उनके शरीर की आकारिकी होगी या शरीर के अंदर की जो भी संरचनाएं होगी वो सब क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। अगला है मनुष्य के अवशेषी अंग। तो देखो ये भी क्या है, एक जैव विकास का प्रमाण है। तो जो मनुष्य है उसके शरीर में एक अंग पाया जाता है अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स क्या है, मनुष्य का एक अवशेषी अंग है। मतलब कि उसका हमारे शरीर के अंदर कोई भी कार्य नहीं होता या फिर वो हमारे शरीर के किसी भी भाग में या कोई भी जो तंत्र होता है या फिर हमारे शरीर की किसी भी क्रिया में कोई भी काम में वो नहीं आती है, उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो जब तक वो मनुष्य के शरीर के अंदर है मतलब ठीक है, वो अवशेषीय अंग है। लेकिन क्या होता है अगर वो मतलब नुकसान पहुंचाने लग जाती है मनुष्य के शरीर के अंदर तो क्या है, उसको मनुष्य के शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जो मनुष्य की अवशेषी अंग है वो भी क्या है, जैव विकास के प्रमाण है कि कैसे कैसे जैव विकास हुआ, सरल जीवों से जटिल जीव बने। आगे भ्रूणिकी। अब भ्रूणिकी में क्या होता है कि जितने भी प्रकार के जीव है वो जब अपनी भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था का अध्ययन किया जाता है भ्रूणिकी में, ठीक है। तो जो अलग अलग जीव होंगे जैसे कि मतलब मान लो मछली हो गई, ठीक है, उभयचर प्राणी हो गए, पक्षी हो गए और रेप्टिलिया और मनुष्य। तो ये सब जो जीव है जब हम इनके भ्रूण की संरचना देखते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में क्या है, इन सबका जो भ्रूण है या फिर इनकी जो भ्रूणीय अवस्था है वो हमें एक जैसी ही दिखाई देती है, ठीक है।
बाद में जब इनसे वयस्क जीव का निर्माण होता है तो क्या है, उनके शरीर की मतलब उनका शरीर अलग अलग होता है, उनके शरीर की आकार की अलग अलग होती है, और उनमें और उनके शरीर में जो पाए जाने वाले अंग है वो भी क्या है, कुछ अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, जैव विकास का एक प्रमाण। अगला जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अब जीवाश्म क्या होते हैं कि जो पहले जीव पाए जाते थे। ठीक है, तो जब वातावरण में परिस्थितियां बदली, मतलब मान लो कोई भूकंप आ गया या कोई बाढ़ आ गई या फिर कभी सूखा पड़ गया, तो उसके कारण क्या हुआ, जो जीव उस वातावरण में रहते थे वो खत्म हो गए। या फिर अगर मतलब मान लो भूकंप आया, ठीक है, तो जो जीव उस धरती पर रह रहे थे वो क्या है, जमीन के अंदर धस गए या फिर जमीन के नीचे दब गए। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके साथ क्या है, मतलब उन जीवों की आकार की या फिर उन जीवों की जो हड्डियां हैं वो क्या है, जमीन के नीचे बनती चली गई, जिसके कारण क्या है, उन जीवों के जीवाश्म बन गए। अब जब हम विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जीव कितने वर्ष पुराने या फिर ये मतलब कितने वर्ष पहले पाए जाते थे, इनके शरीर की आकृति वगैरह के बारे में। ठीक है, तो जो जीवाश्म विज्ञान है उससे भी क्या है, हमें जैव विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला, संयोजी कड़ियां। तो संयोजी कड़ियां क्या होती है, किन्हीं भी दो जातियों के बीच में एक या फिर कोई भी ऐसा जीव जिसमें क्या है, दो जातियों के लक्षण पाए जाते हो या फिर दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हो, तो उस जीव को हम बोलेंगे संयोजी कड़ियां। जैसे कि मतलब मान लो वायरस है, ठीक है, या फिर विषाणु। तो विषाणु क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ियां, मतलब कि जो विषाणु है उसमें सजीव के लक्षण भी पाए जाते हैं और जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसके लक्षण भी पाए जाते हैं। मतलब कि अगर वो किसी भी जीव के शरीर के बाहर पाया जाता है, ठीक है, अगर वो स्वतंत्र अवस्था में वातावरण में ऐसे ही रहता है तो क्या है, वो एक निर्जीव की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर जैसे ही वो किसी जीव के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा या फिर क्या है, किसी मनुष्य में के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो क्या है, उसमें सजीव के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वो अपने आकार में मतलब वृद्धि कर सकता है, जनन की प्रक्रिया करता है, ठीक है, अपनी प्रतिकृतियां बनाता है या फिर अपनी जो जाति है उसको आगे बढ़ाता है। तो जो विषाणु हो गया वो क्या हो गया, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, मतलब वो जो जीव है उसमें सजीव के भी लक्षण मिलते हैं और निर्जीव के भी लक्षण मिलते हैं। ठीक है, तो संयोजी कड़ियां ऐसे जीव हो जाएंगे जिनमें किन्हीं दो जातियों के लक्षण मिलते हों। ठीक है, अगला, भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण में क्या होगा, जैसे देखो अब जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हर जगह की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां। जैसे कहीं पे मरुस्थल है, ठीक है, मिट्टी ही मिट्टी है, वहां पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। या फिर कहीं पर समंदर है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, और समंदर के नीचे जो पेड़ पौधे है वो। या फिर कहीं कहीं पर क्या है, बहुत ज्यादा बर्फ है। तो इस प्रकार जो हमारी पृथ्वी है उस पर क्या है, अलग अलग मतलब अलग अलग भौगोलिक वितरण है। ठीक है, सभी जगह की अलग अलग परिस्थितियां या फिर अलग अलग प्रकार का वातावरण है। तो उन वातावरणों में जो जीव रहेंगे वो भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होंगे या फिर उनके जो लक्षण है वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे उस वातावरण के अनुसार। तो ये भी क्या है, हमारे जैव विकास का एक प्रमाण है। अगला है अनुवंशिकी। तो अनुवंशिकी में देखो, अनुवंशिकी क्या होती है कि जिसमें हम अनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं या फिर जो हमारा अनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, उसका अध्ययन करते हैं अनुवंशिकी के अंदर। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो क्या करता है, जो हमारे अनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर जो माता पिता होते हैं उनसे उनकी संतान में जो अनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाने का कार्य है वो कौन करता है, डीएनए। ठीक है, जो कि किसी भी जीव का अनुवंशिक पदार्थ होता है। अब अलग अलग जीवों का डीएनए भी अलग अलग प्रकार का होगा और जब हम उन डीएनए का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मतलब जो पुराने जीव थे उनका डीएनए किस प्रकार का था। ठीक है, ऐसे तो जो अनुवंशिकी है वो भी क्या है, हमारे जैव विकास का ही एक प्रमाण है। अगला, कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान में क्या है, बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं अलग अलग जीव की या अलग अलग पौधों की, उनकी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है और ये भी क्या है, हमारे जैव विकास का एक प्रमाण है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जो वर्गीकी है उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो वर्गीकी में क्या होता है, अलग अलग जीवों को क्या किया, अलग अलग फाइलम में या फिर अलग अलग संघों में बांट दिया गया। तो उन्होंने कैसे बांटा, मतलब कि जिन जीवों में
लक्षणों की समानता अधिक होती है वो क्या है, एक जाति में रखे गए। तो सबसे पहले जो बांटा गया जीवों को, सबसे पहले इनको फाइलम या फिर संघ के अंदर बांटा गया, ठीक है। उसके बाद वर्ग आए, उसके बाद गण, उसके बाद में इनकी जो फैमिली है वो, मतलब पहले संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। इन 7 प्रकारों में क्या है, जीवों को वर्गीकी के आधार पर आधारित किया जाता है। मतलब कि जो फाइलम हो गए उनमें क्या है, मोटे मोटे तौर पर जैसे कि फाइलम या फिर संघ, ठीक है। तो संघ में कुछ जीवों के जो लक्षण, मतलब बहुत ज्यादा लक्षणों में जो भिन्न भिन्न है, उन जीवों को रखा गया संघ में, ठीक है। और उसके बाद में जैसे वंश आया सबसे लास्ट में, वंश और जातियां। तो अलग अलग जातियों के जो जीव थे, ठीक है, मतलब जिनके वंशज एक ही थे, मतलब जातियां अलग अलग थी, तो उनको हम अलग अलग वंश के रूप में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई वर्गीकी, मतलब कि जीवों को क्या है, बहुत सारे वर्गों में, मतलब सबसे पहले संघ के अंदर बांटा गया, फिर वर्ग के अंदर, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और जातियां। तो इस प्रकार जीवों को क्या है, अलग अलग विभाजित किया गया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं आकारिकी और तुलनात्मक शरीर रचना। तो देखो ये जो प्रमाण है, इसमें भी क्या है, अलग अलग प्रमाण के आगे और प्रकार दिए गए, मतलब अलग अलग जो जीव है उनके शरीर की आकारिकी अलग अलग होगी, और उनके शरीर के जो अंग है वो भी क्या करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिकली हम पढ़ सकते हैं जो हमारे समजात और समवर्ती अंग होते हैं, ठीक है। समजात और समवर्ती अंग। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि समजात अंग कौन से होते हैं। तो जैसे मतलब मान लो मछली के पंख या फिर मछली के फिन्स, ठीक है। उसके बाद में जो एम्फीबिया, फिर जो उभयचर प्राणी है उनके हाथ, और जो पक्षियों के पंख होते हैं, और मनुष्य का हाथ। तो ये सब जो अंग है उनकी क्या है, जो आंतरिक संरचना या फिर उनमें जो भी हड्डियां पाई जाती है वो क्या होती है, इन सभी जीवों में समान पाई जाती है। लेकिन इन सभी अंगों के जो कार्य है वो अलग अलग होते हैं। जैसे जो मछली के फिन्स होते हैं वो तैरने में काम आते हैं, जो उभयचर होंगे, ठीक है, उनके जो अंग है वो भी क्या करेंगे, तैरने या फिर चलने के काम आएंगे। जो पक्षियों के पंख है वो उड़ने के काम आएंगे, और जो मनुष्य का हाथ है वो किसमें, किसी भी वस्तु को पकड़ने में काम आएगा। मतलब समजात अंग ऐसे हो गए जिनकी आकारिकी या फिर जिनकी जो आंतरिक संरचना है वो तो समान होती है, लेकिन उन अंगों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में समवर्ती अंग। तो समवर्ती अंग वो अंग होते हैं जिनकी आकारिकी तो समान होती है, लेकिन हाँ, जिनकी आकारिकी तो समान नहीं, आकारिकी तो उनकी होती है अलग अलग, ठीक है, लेकिन वो सब जो कार्य है वो अंग वो एक ही करते हैं। समजात में क्या हो गया, कार्य उनकी आकारिकी समान होगी लेकिन जो काम होंगे वो अलग अलग होंगे। समवर्ती में क्या होगा, आकारिकी अलग अलग होगी लेकिन जो काम करेंगे वो अंग वो क्या करेंगे, एक जैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आगे और देखते हैं। हाँ, इसमें देखो जैसे कि जो कशेरुकी प्राणी है उनका जो मस्तिष्क है उसकी संरचना में भी क्या है, समजातता या फिर समानता पाई जाती है। तो जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, कौन कौन से, जो मछलियां हैं, ठीक है, उसके बाद में उभयचर प्राणी जो कि जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, उसके बाद में रेप्टिलिया जो कि रेंगने वाले जीव होते हैं, उसके बाद पक्षी, और उसके बाद आते हैं स्तनधारी या फिर मेमेलिया, ऐसे जीव जिनमें की स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिनमें मनुष्य भी आता है, ठीक है। तो जितने भी कोर्डेटा जीव है उन सभी जीवों का जो मस्तिष्क होता है उसमें भी क्या है, समानता पाई जाती है। मतलब उन सभी जीवों का जो मस्तिष्क है उसमें समान प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से, घ्राण पालियां हो गई, सेरिब्रल गोलार्ध हो गया, दृक पालियां, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो जितने भी प्रकार के कशेरुकी प्राणी हैं उन सबके मस्तिष्क में ये समान संरचनाएं पाई जाती है। मतलब कि जो संरचनाएं मछलियों के मस्तिष्क में पाई जाएगी वही संरचनाएं क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क में भी पाई जाती है, ठीक है। अगला हो गया इनके हृदय की संरचना में समजातता। तो देखो जो मछलियां होती है
उनमें क्या है, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, मतलब कि उनका जो हृदय है उसमें केवल 2 कक्ष पाए जाते हैं, एक अलिंद और दूसरा निलय। उसके बाद में जो उभयचर प्राणी है, मतलब जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, उनमें पाया जाता है 3 कक्षीय हृदय, जिसमें कि 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। उसके बाद में आते हैं पक्षी और जो स्तनधारी जीव है, तो उनका जो हृदय होता है उसमें क्या होता है, वो 4 कक्षीय होता है, मतलब कि उसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कोर्डेटा संघ के जीव हैं उनके जो हृदय हैं उनमें भी क्या है, समानता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आएगा जो पादप है, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, उनमें भी क्या है, समानता पाई जाती है। तो कई प्रकार के पौधों में क्या होता है कि जो उनकी पत्तियां होती है वो क्या होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है या फिर तने के अंदर रूपांतरित हो जाती है, लेकिन अलग संरचना बनाने के बाद भी क्या है, वो पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का ही कार्य करती है, जो क्या होता है, पौधे का भोजन बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार उस पादप के भले ही वो पत्तियां अलग अलग अंग बनाती है, लेकिन फिर भी कार्य वो समान ही करेगी, जो क्या दर्शाता है, पादपों में समानता या फिर जैव विकास के प्रमाण। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम जितने भी ये जैव विकास के प्रमाण हमने लिखे हैं इनका आगे और अच्छे से या फिर डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।